हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट वायरसेस के बारे में। इससे जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने जो प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हमने डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, टर्मिनोलॉजीज, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। और डिजीज साइकिल के बारे में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, आपका कोर्स प्लांट वायरोलॉजी, प्लांट बैक्टीरियोलॉजी, इन तीनों को पैरेलल लेके चलेंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अभी आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट वायरस का इंट्रोडक्शन, साथ में ही इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो प्लांट वायरोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लांट वायरोलॉजी क्या होती है। So, plant virology and introduction. Field of plant pathology that deal with the study of virus and virus-like pathogen and disease caused by them. देखिए, प्लांट पैथोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें बात करते हैं कि हम इसमें फंजाई भी पढ़ेंगे, हम इसमें बैक्टीरिया भी पढ़ेंगे, हम इसमें वायरस भी पढ़ेंगे। ओके, तो ये एक प्लांट पैथोलॉजी की क्या एक ब्रांच है जो क्या करते हैं, प्लांट पैथोलॉजी में ही हम स्टडी करते हैं किसकी, वायरस की स्टडी करते हैं। वायरस लाइक पैथोजेंस, वायरस लाइक पैथोजेंस क्या होते हैं, वायरुसोइड होते हैं, वायरुसोइड। ओके, वायरुसोइड होते हैं, वायरोइड होते हैं, ठीक है, प्रियॉन्स होते हैं, प्रियॉन होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, वायरस लाइक पैथोजन, जो वायरस के जैसे दिखते हैं, एंड डिजीज, जो और वायरस के थ्रू जो डिजीज होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हम वायरोलॉजी में किसके बारे में पढ़ेंगे, वायरस के बारे में पढ़ेंगे। और वायरस लाइक पैथोजन जैसे कि वायरुसोइड, वीरोइड, पिरियन, और इनके द्वारा कौन कौन सी डिजीजेज होते हैं उन सब के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक आप सुंदर सा फ्लावर देख रहे होंगे, ये क्या है, ये ट्यूलिप कलर ब्रेकिंग है। क्या है, ट्यूलिप कलर ब्रेकिंग। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या था। सबसे पहली डिजीज थी, अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वायरस की डेफिनेशन। तो एक साइंटिस्ट थे मैथ्यूज, उन्होंने वायरस की एक डेफिनेशन दी। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि वायरस होते क्या हैं। वायरस में क्या होता है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। ये न्यूक्लिक एसिड मतलब इसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों साथ में कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे। इस बात पर ध्यान रखना, आइदर डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों साथ में कभी भी नहीं होंगे। ये डीएनए है, ये सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। आरएनए में भी सेम सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। अब ये डीएनए और आरएनए ये क्या हो सकते हैं, ये सर्कुलर भी हो सकते हैं ऐसे राउंड में, या फिर ये लीनियर भी हो सकते हैं। ओके, अब इस वायरस में जो ये न्यूक्लिक एसिड होता है, ये मान लीजिए लीनियर है, ये एक प्रोटीन कोट से इनक्लोज होता है, मतलब उसके अंदर ढका हुआ रहता है प्रोटीन कोट से। ओके, ये प्रोटीन कोट होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, प्रोटीन कोट। ओके, प्रोटीन कोट क्या होता है, बहुत सारी सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, सब यूनिट। और उस एक सब यूनिट, जैसे कि ऐसे बहुत सारी यूनिट मिलकर के क्या बनाती है, इस प्रोटीन कोड को बनाती है ऐसे। अब इस एक यूनिट को, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, सब यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। ओके, तो मैथ्यूज के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या थी कि उन्होंने वायरस को डिफाइन किया, वायरस एज ए सेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये सेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, टेम्पलेट मॉलिक्यूल जैसे कि या तो डीएनए और आरएनए, इन केस विद इन प्रोटेक्टिव कोट और कोट ऑफ प्रोटीन और लिपोप्रोटीन, जो क्या होती है कि एक प्रोटीन के कोट से या लिपोप्रोटीन से क्या होती है, कवर रहता है न्यूक्लिक एसिड।
और ये क्या करता है, रेप्लिकेट करता है विद इन सुटेबल होस्ट सेल, एंड विद इन सच सेल द वायरस प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी। अब क्या बोल रहा है कि ये जो वायरस होते हैं ये खुद से सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर पाते, इनको रेप्लिकेट करने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होगी। होस्ट मतलब एक लिविंग होस्ट की, ओके, लिविंग होस्ट या हम लिविंग सेल बोल सकते हैं। ये क्या करेंगे, खुद से तो रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, ये इस लिविंग होस्ट में इंटर करेंगे। इंटर करके क्या करेंगे, ये इसकी सेल है, इसमें तो सब कुछ हो रहा होगा, उसमें का इस सेल का रेप्लिकेशन हो रहा होगा, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होगा। तो ये वायरस क्या करते हैं, इस होस्ट के एंजाइम्स का यूज करते हैं और अपना क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं। तो इस तरीके से वायरस खुद रेप्लिकेट नहीं कर पाते, ये अपने होस्ट की मशीनरी का मतलब है कि जो भी उसमें एंजाइम्स वगैरह हैं उनका यूज करके ये अपना रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला कि वायरस क्या होता है, एक सेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड है जो आइदर डीएनए और आरएनए हो सकता है, जो एक प्रोटीन कोट में क्या होता है, कवर होता है, जो खुद अपना रेप्लिकेशन नहीं कर सकते, उनको लिविंग सेल की या होस्ट की ज़रूरत होती है, जिससे वो उस होस्ट की मशीनरी को यूज करते हुए अपना प्रोडक्शन करते हैं। ओके, नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि कंटिन्यूली गिविंग राइज टू वेरिएंट थ्रू वेरियस चेंज इन द वायरल न्यूक्लिक एसिड। ये क्या, यहाँ पे एक न्यूक्लिक एसिड होता है। अब आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड में बहुत सारे क्या होते हैं, GAT, ओके, हाइड्रोजन बेस। अगर इनमें से किसी एक में भी जैसे एडेनिन की जगह पर क्या आ गया, थाइमिन आ गया, ओके, तो इसकी वजह से क्या होंगे, चेंजेस हो जाएंगे इसमें। ये वाला वायरस अलग काम कर रहा था, इसमें अगर एक न्यूक्लियोटाइड में भी चेंज हो गया, अगर एक न्यूक्लियोटाइड में भी चेंज होता है तो इसमें क्या होता है, इसके वेरिएंट बनते हैं बहुत सारे। तो इस तरीके से वायरस में म्यूटेशन के थ्रू या बहुत सारे वजह से क्या बनते हैं, इसमें वेरिएंट बनते हैं, वेरियस चेंज इन द वायरस। तो ये वेरिएंट किसके थ्रू बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड में चेंज होने की वजह से बनते हैं। वायरस आर some microscopic entities capable of being introduced into specific living cell and reproduce inside such cell। ये क्या बोल रहा है कि वायरस क्या होते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज होती हैं, मतलब ऐसी एंटिटीज जिनको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें एक स्पेशल माइक्रोस्कोप बनाया गया है। सब माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज मतलब होता है कि हम माइक्रोस्कोप में बहुत छोटी साइज के किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, लेकिन ये उनसे भी छोटे हैं, उनसे भी हम नहीं देख सकते। तो इनके लिए एक स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया गया है, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, वायरस को देखते हैं। नॉर्मल माइक्रोस्कोप में हम वायरस को नहीं देख पाते। और ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द सेल। ये जो मैंने आपको ऊपर बताया सेम चीज़ है। हम इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है टू स्मॉल टू बी सीन विद ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। तो यही बोल रहा है कि हम इसको जो नॉर्मल या सामान्य माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें नहीं देख सकते। ओके, कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इंडिपेंडेंटली। वही पॉइंट जो मैंने बताया कि अपनी लाइफ साइकिल को इंडिपेंडेंटली कंप्लीट नहीं कर पाते, इनको एक होस्ट की ज़रूरत होती है, लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है, जिसकी मशीनरी यूज करके ये क्या करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं। ट्रांसमिटेड बाई, वायरस क्या होते हैं, वायरस ट्रांसमिट होते हैं एक प्लांट से दूसरे। एक प्लांट में डिजीज है, वायरल डिजीज है, ये दूसरे प्लांट में वायरल डिजीज कैसे जाएगी, किसके थ्रू, या तो इसको एक कोई इंसेक्ट आएगा, उसने इसका क्या किया, प्लांट का सेप को लिया और यहाँ पर जा करके इंजेक्ट कर देता है, तो उसके इंसेक्ट के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। इन्फेक्टेड प्लांट्स के थ्रू, फंजाई भी कुछ वायरल डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं और निमेटोड भी कुछ वायरल डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, और फंजाई में हम बात करेंगे तो ओल्पिडियम ब्रेसिकी की बात करेंगे, है ना, उसमें ट्राइकोडोरस पैराट्राइकोडोरस निमेटोड आते हैं जो कि क्या करते हैं, वायरस को ट्रांसमिट करते हैं। इनके एग्जाम्पल हम आगे बात करेंगे। अभी आप बेसिक समझिए कि
वायरस किस किस के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं? इंसेक्ट के थ्रू, इन्फेक्टेड प्लांट के थ्रू, फंजाई के थ्रू, निमेटोड, ईटीसी में देखें। जैसे इसमें ये सेब के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, सेब मैकेनिकली भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, ग्राफ्टिंग के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वो वायरस ग्राफ्टिंग के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं या नहीं होते। हाँ, वायरस ग्राफ्टिंग के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, सेब के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं, मैकेनिकली ट्रांसमिट होते हैं, और इंसेक्ट इन सब के थ्रू तो होते हैं। सबसे ज़्यादा इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। नो पेस्टिसाइड अवेलेबल टू कंट्रोल वायरस, कंट्रोल बाय यूजिंग डिजीज फ्री और रेजिस्टेंट प्लांट एंड कल्चरल मेथड। अभी तक ऐसा कोई भी पेस्टिसाइड नहीं बना है जो वायरल डिजीज को कंट्रोल हम उससे कर सकें। ठीक है, तो हम इसके लिए, अगर हमें वायरल डिजीज को कंट्रोल करना है तो हमें उसके लिए स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजी अपना के चलनी पड़ेगी। जैसे कि हमने डिजीज फ्री प्लांट और या फिर रेजिस्टेंट प्लांट का हम लोग यूज करेंगे, या फिर हम उसमें कुछ कल्चरल मेथड्स का यूज करेंगे, जैसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट वगैरह। नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट वायरोलॉजी। इससे पहले की सारी चीज़ें आपको समझ में आए कि प्लांट वायरस क्या होता है। प्लांट वायरस में क्या होता है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है, उसमें आइदर डीएनए और आरएनए होगा। प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट एक सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, वो सब यूनिट क्या होती है, कैप्सोमियर होती है। ओके, वायरस को रेप्लिकेशन करने के लिए क्या चाहिए, एक लिविंग होस्ट चाहिए होती है, और वो उस लिविंग होस्ट की मशीनरी का यूज करके क्या करता है, अपना रिप्रोडक्शन करता है। ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट नहीं कर पाते। अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि हाँ, सबसे पहले क्या हुआ था, 1752 एडी में एक जापानीज थे, कौन, कोकन। उन्होंने एक पोएम लिखी। उनके पोएम में हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने येलो लीफ सिम्टम्स हैं किसमें, यूपेटोरियम में, उसको उन्होंने उसमें लिखा है। अपनी पोएम में येलो लीफ सिम्टम्स के बारे में उन्होंने बात की है। सबसे पहले हम जाते हैं तो 752 एडी में। इसके बाद 1576 में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 1576 में क्लूसियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया अबाउट ट्यूलिप कलर ब्रेकिंग, जिसकी अभी हमने पिक्चर देखी थी, इज द ओल्डेस्ट नॉन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरस। इन्होंने पोएम में बस लिखा, हमने देखा नहीं। लेकिन अगर हम जो हमने देखा, सबसे पहले ट्यूलिप कलर ब्रेकिंग था, जो ओल्डेस्ट नोन एग्जाम्पल है जिनको हम जानते हैं ऑफ वायरल डिजीज का। देखिए क्या था, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये एक ट्यूलिप का फ्लावर। इसमें जो आप ये इतना सुंदर फ्लावर दिख रहा है, ये किसकी वजह से, वायरस ने इसमें इन्फेक्ट कर रखा है। ओके, वायरस कौन सा वायरस था, पोटीविरिडी, पोटी वायरस, पोटी वायरस था। इस फैमिली से बिलोंग करता था, पोटीविरिडी फैमिली और पोटी वायरस जीनस से ये क्या करता था, बिलोंग करता था। इस वायरस ने जब इस फ्लावर को इन्फेक्ट किया, तो ये पहले जो फ्लावर था वो सिर्फ एक कलर का था, इतना दिखने में सुंदर नहीं था। लेकिन जब इस वायरस ने इस फ्लावर को इन्फेक्ट किया तो इसमें कलर ब्रेकिंग हो गई। कलर ब्रेकिंग का मतलब है कि इसमें ये एक कलर था, वो अलग अलग कलर में हो गया। जैसे वाइट आप देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप पर रेड कलर थोड़ा देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये इसमें कलर ब्रेकिंग हो गया, इसका कलर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर में दिखने लग गया। तो कलर ब्रेकिंग की वजह से इस फ्लावर की मार्केट वैल्यू बढ़ गई। मार्केट, पहले इसकी प्राइस कोई कम थी, लेकिन जब जैसे ये डिजीज़ आई, ये दिखने में काफ़ी सुंदर था, तो लोगों ने इसको ख़रीदना स्टार्ट कर दिया। तो ये पहली ऐसी डिजीज़ थी जिसमें डिजीज़ की वजह से इसकी मार्केट प्राइस बढ़ गई। ओके, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। कई बार पूछ लेता है कि कौन सा फ्लावर था या कौन सी डिजीज़ थी जिसकी वजह से उस प्लांट की मार्केट प्राइस बढ़ गई। अदरवाइज़ तो ऐसा होता है कि जहाँ पे डिजीज़ होती है वहाँ पे उसकी मार्केट प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है, लेकिन यहाँ पे इसकी मार्केट प्राइस इंक्रीज हो गई थी। इसको ये पूछा जाता है कि कौन से वायरस ने इसको इन्फेक्ट किया था, तो पोटी वायरस था जो इस डिजीज में को के लिए रेस्पॉन्सिबल था। ओके, आपको ट्यूलिप कलर ब्रेकिंग समझ में आया कि उसमें कलर में ब्रेकिंग हो गई। ये ओल्डेस्ट नॉन एग्जाम्पल है वायरस डिजीज का। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि ओल्डेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है वायरस डिजीज का, तो आपको उसमें आंसर करना है ट्यूलिप कलर ब्रेकिंग। किसकी वजह से होता है, पोटी वायरस की वजह से। कौन से साइंटिस्ट ने देखा था, सबसे पहले क्लूसियस ने देखा था। कब देखा था, 1576 में। ओके, नेक्स्ट है 1886 में कौन, एडोल्फ मेहराय। इन्होंने सबसे
अब ये उन्होंने देखा था, कोई साइंटिफिक स्टडी तब तक हुई नहीं थी। जब एडोल्फ मेयर आए तो उन्होंने सबसे पहले प्लांट वायरोलॉजी में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया कि वायरल डिजीज कैसे ट्रांसमिट होती हैं, ये वायरस, इनको पता नहीं था कि ये वायरस है क्या है, अभी तक वायरस टर्म कहीं आया नहीं है ना। तो इन्होंने देखा कि हाँ येलो लीफ में कुछ डिजीज हो रही है, इसने देखा कि हाँ ये कोई तो डिजीज है जिसकी वजह से इसमें कलर वेरिएशन आ गया है, कलर वेरिएशन आने की वजह से इसकी मार्केट प्राइस बढ़ गई है। फिर पहले साइंटिस्ट आए थे एडोल्फ मेयर, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने किस में इन्वेस्टिगेट किया? उन्होंने टोबैको प्लांट में इन्वेस्टिगेट किया। उनको टोबैको प्लांट में कोई डिजीज़ दिखी। उन्होंने क्या किया, जिस प्लांट में डिजीज़ थी, अभी तक हमें नहीं पता कि वो टोबैको मोजेक डिजीज़ थी, उन्होंने क्या किया, एक प्लांट था टोबैको का, उसमें उनको ये मान लीजिए लीफ में मुरझाई हुई दिखी, तो उनको ये डिजीज़ दिखी, ठीक है, इस लीफ में। उन्होंने क्या किया, इस इन्फेक्शियस सेप को, इन्फेक्शियस सेप कैसे आइसोलेट करते हैं? देखिए, जब लेब में हम लोग क्या करते हैं, जो लीफ होती है इसको ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करना मतलब पीसते हैं उसको। जब पीसते हैं तो इससे एक लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को हम दूसरी जो हेल्दी प्लांट है जिसमें कोई डिजीज नहीं है, ओके, हेल्दी प्लांट की लीफ पर क्या करते हैं, उसको रब करते हैं, मतलब रब करना मतलब घींचते हैं, जिससे कि वो, इसे बोलते हैं सेप ट्रांसमिशन। जब हम उसको रफ हाथों से क्या करते हैं, घींचते हैं, तो क्या होता है, वो जो हेल्दी प्लांट है उसके अंदर इन्फेक्ट हो जाता है। तो उन्होंने ऐसा किया कि जो डिजीज प्लांट थी उसकी लीफ को ग्राइंड किया, उससे जो लिक्विड निकला उसको हेल्दी प्लांट थी उसके ऊपर रगड़ दिया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि उस जो हेल्दी प्लांट था उसमें भी डिजीज हो गया। तो उन्होंने सबसे पहले एडोल्फ मेयर ने बताया कि इन्फेक्शियस सेप फ्रॉम टोबैको इंड्यूस डिजीज, कि हम अगर इन्फेक्शियस सेप को हेल्दी प्लांट में इंड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से डिजीज कोज होगी। इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया, और इन्होंने इसको एक नाम दिया, वो क्या था, मोजेक करण खेत, मोजेक करण खेत नाम दिया, फॉर मोजेक, ओके, इस डिजीज के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले इन्फेक्शियस से फ्रॉम टोबैको इंड्यूस डिजीज के बारे में किसने बताया? एडोल्फ मेयर ने बताया। इन्होंने इसे क्या टर्म दिया? इन्होंने इसको नाम दिया मोजेक करण खेत, ओके। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग बात करते हैं इवानोस्की। इसके बाद इन्होंने बस इतना बता के छोड़ दिया। फिर इवानोस्की ने, लेकिन ये नहीं बता पाए कि ये वायरस है क्या बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। ये सोचते थे कि ये जो डिजीज़ है ये वायरस की वजह, सॉरी, बैक्टीरिया की वजह से होती है। इनका ये थॉट था कि ये जो डिजीज़ है बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। लेकिन फिर इवानोस्की आए। इवानोस्की ने इनको गलत साबित करते हुए क्या कहा, इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया। इन्होंने जो टोबैको मोजेक वायरस था उसको जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से फिल्टर किया, तो ये क्या हो गया, इससे फिल्टर हो गए। देखिए, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर में क्या होता है, इसमें जैसे बैक्टीरिया की जितनी साइज होती है उतने उतने इसमें पोर होते हैं, छोटे छोटे। तो अगर इससे क्या होगा कि बैक्टीरिया की साइज के होंगे तो इससे ऊपर रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो बैक्टीरिया से कम साइज के अगर हैं तो वो इसके थ्रू पास हो जाएंगे। तो इन्होंने नोटिस किया कि ये जो पार्टिकल था, जो डिजीज हो रही थी, कोजल ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया की जो वायरस, सॉरी, फिल्टर था उससे पास हो गए, मतलब बैक्टीरिया फिल्टर था वो इसको रिटेन नहीं कर पाया। इससे ये समझ में आता है कि जो डिजीज है वो बैक्टीरिया की वजह से तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया होता तो बैक्टीरियल फिल्टर में क्या होता है, यहीं ऊपर ही रह जाते, ये इसके थ्रू पास नहीं हो पाते। लेकिन ये तो कोजल ऑर्गेनिज्म कुछ और ही है, इन्होंने इतना बता दिया था, ओके। तो इन्होंने डिमोनिस्ट्रेट किया कि दैट द एजेंट इन टोबैको मोजेक वाज फिल्ट्रेबल। जो टोबैको मोजेक था वो फिल्ट्रेबल था, मतलब जो फिल्टर था, बैक्टीरियल फिल्टर था, उससे ये पास हो रहे थे। ही डेमोनिस्ट्रेट दैट कोजल एजेंट ऑफ टोबैको मोजेक कुड पास थ्रू ए फिल्टर दैट रिटेन बैक्टीरिया। ऐसा फिल्टर जो बैक्टीरिया को पास नहीं होने देते, ये उससे फिल्टर हो रहे थे। नेक्स्ट आए हैशिमाटो साइंटिस्ट। ये क्या थे? ये साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक राइस ग्रोवर थे, एक जापानीज ग्रोवर थे। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो ये वायरल डिजीज होते हैं ये कहीं ना कहीं इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, इनके साथ इंसेक्ट एसोसिएटेड होते हैं। तो ये राइस ग्रोवर थे और उन्होंने बताया कि राइस लीफ होपर है वो राइस ड्वार्फ डिजीज को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। सो इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट एविडेंस ऑफ वेक्टर ट्रांसमिशन। तो इस एग्जाम में ये पूछा जाता है कि
सबसे पहले एविडेंस ऑफ वेक्टर ट्रांसमिशन के बारे में किसने बताया? तो हाशिमोटो साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो वायरल डिजीज होती हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए एक वेक्टर की ज़रूरत होती है। सॉरी, वो एक वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। ये किसने बताया? हाशिमोटो ने बताया। कौन सी डिजीज थी? राइस ड्वार्फ डिजीज थी। वो किससे ट्रांसमिट हो रही थी? लीफ होपर से ट्रांसमिट हो रही थी। नेक्स्ट आता है पिजरिंग। पिजरिंग ने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले डिमोनिस्ट्रेट किया कि द कोजल एजेंट वाज नॉट ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट ए कंटेजियम वाइवम फ्लूइड, कंटेजियस लिक्विड फ्लूइड। इन्होंने कहा कि जो कोजल एजेंट है वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये तो उससे भी कोई छोटा है। कंटेजियम वाइवम फ्लूइड का मतलब है कि कंटेजियस लिक्विड फ्लूइड है, कोई लिक्विड फ्लूइड है। ही वॉज द फर्स्ट टू यूज टर्म। इन्होंने सबसे पहले टर्म वायरस का यूज किया। विच इज़ द लेटिन वर्ड फॉर पॉइजन, जिसका लेटिन में जिसका मतलब क्या था? वायरस का पॉइजन, कोई पॉइजन है जो डिजीज कोज कर रहा है। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी। तो बिजरंग के पहले साइंटिस्ट थे। उन्होंने कंटेजियम वाइवम फ्लूइड दिया। उन्होंने कहा था कि जो डिजीज हो रही है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं हो रही है, एक कंटेजियस लिविंग फ्लूइड है उसकी वजह से डिजीज हो रही है। बिजरंगी ही ऐसे साइंटिस्ट थे। उन्होंने टर्म दी। क्या टर्म दी? टर्म वायरस थी सबसे पहले। ओके, टर्म वायरस थी। और यही क्या है? फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बोर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट एबोल्यूशन वेरिएशन इन ट्रांसमिटेड बाय ग्राफ्टिंग नॉट बाय सेट। उन्होंने बताया कि ये जो डिजीज है वो ग्राफ्टिंग के थ्रू ट्रांसमिट होती है, सेट के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होती। फिर हम बात करते हैं कि होम्स की। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने लोकलाइजेशन ऐसे के बारे में बताया था। इन्होंने प्रोवाइड ए टूल बाय विच द वायरस कुड बी मेजर्ड बाय शोइंग दैट the amount of virus present in plant sample preparation and proportional to the number of local lesion produced on appropriate host plant leaf rubbed with the contaminated seed। क्या समझ में आया इससे? मतलब कि इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि हम वायरस की अमाउंट या क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं? कि एक लीफ में जितने भी लोकल लेजन ऐसे बनेंगे उसमें उतनी क्वांटिटी होगी। ठीक है, इन्होंने बताया कि शोइंग द अमाउंट ऑफ वायरस प्रेजेंट इन, कि वायरस में कितना अमाउंट प्रेजेंट है इन प्लांट सैंपल प्रिपरेशन इज प्रोपोर्शनली, वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ लोकल लेशन, जितने उसमें लोकल लेशन ऐसे बनेंगे उतना ही उसमें वो उसका अमाउंट होगा। ज़्यादा लोकल लेशन ऐसे बन रहे हैं मतलब उसमें ज़्यादा वायरस है, तो इससे हम इसकी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड था जिसमें हम वायरस की क्वांटिटी को मेजर कर सकते थे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बच्चे एसआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी पीजी में पढ़ रहे हैं उनके लिए। ओके, फिर मैकेनी साइंटिस्ट थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया द फिनोमेन ऑफ क्रॉस प्रोटेक्शन, कि उन्होंने क्रॉस प्रोटेक्शन का फिनोमेन क्या दिया। ये क्रॉस प्रोटेक्शन होता क्या है? देखिए, क्रॉस प्रोटेक्शन जैसे वैसे ही है। कोई एक हम क्या करेंगे? माइल्ड स्ट्रेन लेंगे। माइल्ड स्ट्रेन, जैसे हम एंटीबॉडी बनाने के लिए क्या करते हैं? एंटीबॉडी बनाने के लिए करते हैं एंटीजन को, थोड़ा सा एंटीजन हम किसी होस्ट में इंजेक्ट कर देते हैं। अब वो होस्ट क्या करता है? उसके लिए एंटीबॉडी बनाता है। वैसे ही इसी फिनोमेन को यूज किया गया प्लांट में, क्रॉस प्रोटेक्शन। मान लीजिए कोई डिजीज हो रही है टोबैको मोज़ेक वायरस की वजह से, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस की वजह से कोई डिजीज हो रही है, तो हम उस प्लांट में क्या करेंगे? इसका थोड़ा सा अमाउंट उसमें इंजेक्ट कर देंगे प्लांट में। अब प्लांट के जो उसका इम्यून सिस्टम है उसको पता चल गया कि हाँ ऐसा पैथोजन आया, तो वो क्या करेगा? उसके लिए एंटीबॉडी या रेजिस्टेंस अपने अंदर डेवलप कर लेगा। ओके, उनको क्या करेगा? उसके अंदर अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा। अब इन फ्यूचर जब भी कभी वो टीएमवी वायरस उसको इन्फेक्ट करेगा तो उसमें पहले से वो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। इसे ही बोलते हैं क्रॉस प्रोटेक्शन। ये किसने दिया था? मैकेनी ने दिया था। तो क्रॉस प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं कि माइल्ड स्ट्रेन को
इंजेक्ट कराते हैं किसी हेल्दी प्लांट में, जिससे कि इन फ्यूचर में वो डिजीज उसमें ना हो पाए। के.एम. स्मिथ ने क्या किया था, यूज ऑफ इंडिकेटर प्लांट, उसने इंडिकेटर प्लांट का यूज किया था इन वायरस स्टडीज हेल्प इन द प्यूरिफाइंग द वायरस। ये इंडिकेटर प्लांट क्या होते हैं, इंडिकेटर प्लांट वो होते हैं जो जब सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल प्लांट जो होते हैं उन्हें हम इंडिकेटर प्लांट होते हैं, मतलब अगर थोड़ी सी भी अमाउंट में वो कोजल ऑर्गेनिज्म हुआ तो सबसे पहले उस प्लांट में हमें वो डिजीज दिखाई देगी। ओके, तो स्मिथ ने इंडिकेटर प्लांट के बारे में सबसे पहले बताया था। फिर आते हैं नोल, बोरिस और रस्का। इन्होंने क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैंने आपको ऊपर बताया था कि वायरस को देखने के लिए हम इसे नॉर्मल माइक्रोस्कोप तो नहीं देख पा रहे थे, तो नोल और रस्का ने क्या किया था, 1932 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था। स्टेनले ने क्या किया था, आइसोलेशन ऑफ क्रिस्टलाइन प्रोटीन पोजेजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ टीएमवी एंड वॉन नोबेल प्राइज। तो 1935 में स्टेनले ने वायरस का क्या किया था, क्रिस्टलाइजेशन किया था। नेक्स्ट पेवडन और पीरी। जैसे कि हमने ऊपर आपको बताया कि वायरस में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन कोट होता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर कि हाँ इसमें प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है, ये हमें बताया किसने, तो पेवडन और पीरी साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि वायरस ये न्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ओके, आपको सारी चीज़ें समझ में आई। एक बार हम फिर से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कोकन थे, उन्होंने एक पोइम में जिक्र किया था कि येलो लीफ सिम्टम्स के बारे में उन्होंने लिखा था अपनी पोइम में। फिर क्लूसियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने ट्यूलिप कलर ब्रेकिंग उन्होंने देखा था कि वायरस की वजह से जो ट्यूलिप का फ्लावर था उसमें कलर ब्रेकिंग हो गई, कलर में वेरिएशंस आ गए, जिससे उसकी मार्केट प्राइस इंक्रीज हो गई। इसके बाद में एडोल्फ मेयर आए, उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी स्टार्ट की और इन्फेक्शियस से फ्रॉम टोबैको इंड्यूस डिजीज इसके बारे में बताया। उन्होंने इसको क्या टर्म दिया, मोजेन करण खेत नाम दिया। फिर इवानोस्की ने उसको बैक्टीरियल फिल्टर से जब फिल्टर किया तो देखा जो वायरस पार्ट जो भी उनका ये था कि कोई भी इंटिटी है जिसकी वजह से डिजीज हो रही है वो क्या होगी, फिल्टर हो गई। तो इससे ये प्रूव हो गया कि डिजीज है वो बैक्टीरिया की वजह से तो नहीं हो रही। जो एडोल्फ मेयर का मानना था कि डिजीज बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, तो इस चीज़ को इवानोस्की ने कंफर्म कर दिया कि ये बैक्टीरिया की वजह से तो नहीं हो रही, लेकिन कुछ और है। लेकिन अभी तक भी ये बता नहीं पाए थे कि ये वायरस है। नेक्स्ट फिर हाशिमोटो थे, वो राइस ग्रोअर थे जापान में। उन्होंने राइस ड्वार्फ डिजीज अपने फील्ड में देखा कि ये जो डिजीज है ये वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है, और वेक्टर कौन था, राइस लीफ होपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजरंगी के बारे में। इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया कि जो डिजीज हो रही है वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं हो रही, वो कंटेजियस लिविंग फ्लूइड की वजह से हो रही है। इन्होंने ही सबसे पहले टर्म वायरस को यूज में लिया और यही फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहलाते हैं। बोर ने फिर एक यही इसको बताया था कि ये ग्राफ्टिंग के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, ना कि सेप के थ्रू। कौन सी डिजीज, एबिट्यूलिन वेरिगेशन। फिर होम ने लोकल लेजन ऐसे दिया, उन्होंने बताया था कि हम जो वायरस है उसकी क्वांटिटी का पता लगा सकते हैं लोकल लेजन ऐसे की हेल्प से। फिर मेकिने ने क्रॉस प्रोटेक्शन के बारे में बताया। इसमें क्या होता है कि माइल्ड स्ट्रेन का यूज करके हम उस प्लांट में रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं ताकि इन फ्यूचर में वो डिजीज उससे ना हो। के.एम. स्मिथ ने इंडिकेटर प्लांट के बारे में बताया। इंडिकेटर प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनमें सबसे पहले डिजीज के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। नोल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताया, और स्टेनले ने टीएमवी का क्या किया, टोबैको मोज़ेक वायरस का सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन किया। और बेवडन और पीरी ने जो हमने ऊपर बात की थी कि वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोट के बने होते हैं, इसके बारे में किसने बताया था, बेवडन और पीरी ने ही बताया था कि वायरस किससे बने होते हैं। बिजरंगी ने तो सिर्फ नाम दे दिया था कि हाँ वायरस है ये, लेकिन ये बने किसके होते हैं ये अभी तक ये बता नहीं पाए थे। तो इसके बारे में किसने बताया था, बेवडन और पीरी ने। इसके बाद आते हैं कंकेल। इन्होंने शो किया था एस्टर येलो वायरस मल्टीप्लाई इन इट्स लीफ होपर वेक्टर। तो इस हाशिमोटो ने ये बता दिया था कि जो डिजीज है वो वेक्टर से रिलेटेड है, एविडेंस मिला है कि वो वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन कंकेल ने सबसे पहले ये बताया था कि जो वायरस है ये इंसेक्ट के अंदर या अपने वेक्टर के अंदर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई भी होते हैं। अब ठीक है, तो ये किसमें, एस्टर येलो वायरस में किसने बताया था, कंकेल ने। फिर आता है काउचे और रश्का ने क्या किया था, वर द फर्स्ट टू ऑब्जर्व टीएमई अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया किसने,
नॉल एंड रस्का ने, लेकिन देखा किसने? काउचे और रस्का ने। फिर है फुकुशी। फुकुशी ने क्या किया था? ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन ऑफ राइस ड्वार्फ डिजीज। ट्रांस ओवेरियल का मतलब होता है कि एक के थ्रू नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसमिट होना। ओके, मतलब किसी वेक्टर है, वायरस था, वायरस किसके अंदर गया? वेक्टर के अंदर गया। वेक्टर क्या हो सकता है? इंसेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, इंसेक्ट। ओके, इंसेक्ट में गया। अब इस इंसेक्ट की जो प्रोजेनी होंगी उसमें भी ये डिजीज आ रही है। इस वायरस ने तो इस वेक्टर को इन्फेक्ट किया था, लेकिन इस वेक्टर की जो प्रोजेनी है उसमें भी ये वायरस प्रेजेंट है। तो इसके बारे में सबसे पहले फुकुशी ने बताया था कि ये जो राइस ड्वार्फ वायरस है ये इसकी प्रोजेनी में भी हमें देखने को मिलता है। अगर एक बार वेक्टर ने इसको गेन कर लिया वायरस को, तो इसकी प्रोजेनी में भी हमें ये वायरस देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रेके ने डेवलप किया था द मेथड ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ द। तो ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड किसने डेवलप किया था? ब्रेके। इसमें क्या होता है? वेट के या डेंसिटी के अकॉर्डिंग पार्टिकल क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। फिर आता है गियरर और स्क्रैमम ने क्या किया? सो दैट द ओनली न्यूक्लिक एसिड ऑफ टीएमवी इज द इन्फेक्टिव एंड प्रोटीन कोड डज नॉट हैव एनी रोल ऑफ इन्फेक्शन। इससे पहले क्या माना जाता था? बेवडन एंड पीरे ने तो ये बता दिया था कि न्यूक्लिक एसिड का बना होता है और प्रोटीन कोड का बना होता है। फिर इससे पहले कुछ ये बोला जाता था, एक इससे पहले ये माना जाता था कि जो इन्फेक्टिविटी होती है वो वायरस और न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों की वजह से होती है। लेकिन ग्रियर और स्क्रैमर ने यहाँ पे क्लियर कर दिया था कि जो इन्फेक्टिविटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड की वजह से होती है। इसमें प्रोटीन कोड का कोई रोल नहीं होता, वो एक प्रोटेक्शन देने का काम करती है। क्रिक और वाटसन ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ये तो हमें पता ही है। गेव द जनरल थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सिड ऑफ वायरस। जो हमने बात की कि वायरस के ये जो प्रोटीन कोड होता है इसी हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। और इसकी सब यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सब यूनिट को हम बोलते हैं कैप्सोमियर। कैप्सोमियर। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया था? क्रिक और वॉटसन ने बताया था। मेड ऑफ न्यूमरस आइडेंटिकल यूनिट एज हेलिकल रोड और स्फेरिकल सेल। ठीक है, नेक्स्ट फिर टिकल आते हैं। उन्होंने मेड द सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन टीएनवी टोबैको नेक्रोसिस वायरस। क्या होगा? टोबैको नेक्रोसिस वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड बाई फंगस। इन्होंने सबसे पहले, मैंने बात की थी कि जो वायरस होते हैं वो इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, फंगस निमेटोड। तो टिकल ने सबसे पहले बताया था कि जो फंगस है उसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। ओल्पीडियम, कौन सा फंगस? ओल्पीडियम प्रेसिकी है, जो कौन से वायरस को ट्रांसमिट करता है? टोबैको नेक्रोसिस वायरस को। ठीक है, फिर एंड्री एटोल। एटोल का मतलब होता है कि ये और इनके साथी लोग, बाकी और भी साइंटिस्ट थे, तो जो फर्स्ट ऑथर होता है हम उसी का नाम लिखते हैं, फिर आगे एटोल लगा देते हैं। वर द फर्स्ट डेवलप द फुल एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ टीएमवी प्रोटीन कोड। इन्होंने एंड्री एटोल ने क्या किया था? सबसे पहले जो टीएमवी में जितने एमिनो एसिड है उनको सीक्वेंस किया था। और कितने एमिनो एसिड होते हैं इसमें? 58 एमिनो एसिड यूनिट से मिलकर के ये बना होता है। हम जब वायरस की स्ट्रक्चर और आगे अच्छे से पढ़ेंगे तो हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको वहाँ पे याद रखना, ये किसने दिया था? एंड्री एटोल ने दिया था। केजेनी साइंटिस्ट थे, उन्होंने सैटेलाइट वायरस के बारे में बात की थी। भी सैटेलाइट वायरस क्या होता है ये हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। वहाँ पे आपको पहले आप वायरस समझ लोगे, फिर सैटेलाइट वायरस समझोगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। अभी आपको याद रखना है ये। ब्लेक एंड मरखम ने डिमोनिस्ट्रेट किया था वूंड ट्यूमर वायरस कंटेन डबल स्टैंडर्ड आरएनए। मैंने आपको बताया था कि ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही ब्लेक और मैकरम ने सबसे पहले बताया था कि वूंड ट्यूमर वायरस है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जो ज़्यादातर वायरस होते हैं ना वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में भी क्या? पॉजिटिव सेंस। ठीक है, अब ये पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस क्या होते हैं? देखिए, एक तो होता है पॉजिटिव सेंस, एक होता है नेगेटिव सेंस। ये जो पॉजिटिव सेंस होते हैं ये क्या करते हैं? डायरेक्ट एमआरएनए बनाते हैं। ओके, एमआरएनए बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे? प्रोटीन बना लेंगे।
नेगेटिव सेंस क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव में चेंज होंगे, फिर एमआरएनए बनाएंगे, फिर प्रोटीन बनाएंगे। ओके, तो पॉजिटिव सेंस डायरेक्ट एमआरएनए बना के प्रोटीन बना सकते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंस को पहले पॉजिटिव सेंस में चेंज होंगे और फिर एमआरएनए देन प्रोटीन। डोई एटोल, इसी एटोल ने रिपोर्टेड किया था माइकोप्लाज्मा डिजीज को सबसे पहले। डोई एटोल और इसी एटोल ने, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम याद रखना है, डोई और इसी एटोल ने क्या किया था, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म किसमें, मलबेरी ड्वार्फ डिजीज। तो ये पूछा जाता है कि सबसे पहले जो माइकोप्लाज्मा डिजीज जो डिस्कवर की गई वो कौन सी थी, मलबेरी ड्वार्फ डिजीज थी। फिर एस्टर येलो एंड पोटैटो विच ब्लूम, ये तीनों माइकोप्लाज्मा की वजह से होते हैं, लेकिन जो पहली थी वो कौन सी थी, मलबेरी ड्वार्फ डिजीज थी, जिस पर डोयर इसी ने इसको रिपोर्ट किया था। स्फेड एट ओल ने स्पायरोप्लाज्मा के बारे में बताया था, स्फेड एट ओल ने ऑब्जर्व किया था कि जो कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए की हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कम ही ऐसे वायरस हैं जिनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। मैक्सिमम में पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, तो ये पहली बार खोजे गए तब की बात है। तो स्फेड और ओल ने बताया कि कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, CMV है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। ओके, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस कंटेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए की, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए रखते हैं। टेलर और रॉबर्टसन ने निमेटोड ट्रांसमिशन के बारे में बताया था कि निमेटोड के थ्रू भी वायरस ट्रांसमिट होते हैं। जैसे फंगस का किसने बताया, टीकल ने बताया। ओके, मैंने आपको बताया है। फिर हैरिसन एट ऑल थे, उन्होंने क्लासीफाई किया था कि प्लांट वायरस इनटू 16 ग्रुप कोइन द टर्म जेमिनी वायरस। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, हैरिसन ने जेमिनी वायरस को, ये क्या होता है, ट्विन पार्टिकल होते हैं ऐसे। ओके, दो जब वायरस पार्टिकल आपस में जुड़े रहते हैं, ट्विन पार्टिकल, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, जेमिनी वायरस बोलते हैं। ट्विन पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, जेमिनी। इसमें दो वायरस क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। टियो डाइनर ने किसके बारे में बताया था, वीरोइड के बारे में बताया था। ये वीरोइड क्या होता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वीरोइड, ये होते क्या है, हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम वायरस की और अच्छे से उसकी स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे। डेविस एट ऑल ने क्या बताया था, स्पायरोप्लाज्मा के बारे में बताया था। तो हमने आज वायरस के बारे में पढ़ा कि वायरस न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कोटिन सबका बना होता है, और हमने हिस्ट्री की बात की। ये जो माइकोप्लाज्मा, वीरोइड, स्पायरोप्लाज्मा, ये सब हम आने वाली क्लासेज में अच्छे से पढ़ेंगे। खोखल और मिस्टल ने क्या किया था, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की दी थी इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ये क्या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी दी थी। किसने दी थी, कोलर और मिस्टेन ने दी थी। ये भी हम अच्छे से कवर करेंगे जब हम सिलेबस कवर करेंगे तब। और क्लैर्क और एडम ने क्या दिया था, इलिजा दी थी, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे, क्या, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे इन प्लांट वायरस डिटेक्शन के लिए। फिर प्रूसिनर ने क्या किया था, डिस्कवर किया था प्रियोन को इन एनिमल में। तो प्रूसिनर ने प्रियोन, पी से पी याद रखना, ये इजी रहता है। पॉल एबल एटोल ने क्या था कि जो कोट प्रोटीन होती है उसमें भी, उसके थ्रू भी रेजिस्टेंस होती है TMV में। ये किसने बताया था, पॉल एबल एटोल ने बताया था। ठीक है, फिर गेलिटिली ने क्या बताया था, कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोटेक्शन। जैसे हमने क्रॉस प्रोटेक्शन के बारे में किसने बता दिया था, मिकीने ने बता दिया था। हमने पहले पढ़ा था, किसने बता दिया था, मिकीने ने बता दिया था। लेकिन यहाँ पे गलिटेली ने क्या बताया कि इसका कॉमर्शियल एप्लीकेशन कैसे किया जाए, उसके बारे में बताया था। AN फायर एंड CC मेलोने वर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क RNA इंटरफेरेंस जीन साइलेंसिंग बाय डबल स्टैंडर्ड। तो इन्होंने, फीरे और मेलो ने क्या था, RNA इंटरफेरेंस और जीन साइलेंसिंग के थ्रू नोबेल प्राइज मिला था। RNA साइलेंसिंग और RNA इंटरफेरेंस क्या होती है, आपको पता है। इसमें क्या होता है कि RNA बनता है, ठीक है। अब ये RNA क्या करेगा, mRNA। ओके, RNA क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। लेकिन RNA साइलेंसिंग में क्या होगा, हम इस mRNA को एक्सप्रेस होने से रोकेंगे। मान लीजिए यहाँ से mRNA बना, प्रोटीन बना, ये कोई ना कोई क्या करेगा, किसी न किसी फंक्शन को करेगा। मान लीजिए फंक्शन डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पर रोक देंगे। ये mRNA था, ये प्रोटीन बन रही थी, और ये प्रोटीन किसी न किसी डिजीज होने के लिए रेस्पॉन्सिबल थी। हमने क्या किया, ये mRNA इसके अपोजिट एक एंटीसेंस RNA स्टैंड बनाया, और वो इसके साथ
बाइंड हो जाएगा। जब ये डबल इसके साथ बाइंड हो जाएगा तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो ये प्रोटीन नहीं बनेगी। प्रोटीन नहीं बनेगी तो वो जो डिजीज सिम्टम था वो भी हमें एक्सप्रेस नहीं होगा। तो यही आरएनए साइलेंसिंग होती है। इसमें हम आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे वो अपने सिम्टम को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रॉपर्टीज एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट वायरस। तो ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसके अलावा आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।